नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन एकेडमिक से। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में ये हमारा है दूसरा चैप्टर। और दूसरे चैप्टर का भी हम लोग पहला सब चैप्टर कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा सब चैप्टर होगा। तो दूसरा सब चैप्टर जानने से पहले पहले वाले का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये साइन आपको अगर आपको कहीं पर दिखेगा, अगर हम लिखते हैं कहीं पर तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिख लेना है नोटबुक में। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको नोटबुक भी आप ले करके बैठना होगा, ठीक है। खाली हाथ नहीं बैठना है। नोटबुक ले लीजिएगा, 2 कलर के पेन ले लीजिएगा, एक से हेडिंग लिखिएगा और एक से उसके अंदर का चीज़। और तीसरा चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर बोतल ले लीजिएगा कि पानी पीने के बहाने आप उठ उठ करके हर बार भागो नहीं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ लेकर बैठिएगा, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले सब चैप्टर जो है वो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप नए आए हैं इस पर, तो आपको बता देते हैं कि इस पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें सारा लेक्चर उसमें हिस्ट्री के नाम से रखा है, ठीक है। हिस्ट्री और हिस्ट्री के आगे 10 दिखेगा, यानी क्लास 10 का हिस्ट्री है, ठीक है। तो वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं सब चैप्टर 2 में। सब चैप्टर 2 हमारा है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है, आप नहीं आए हैं, तो आपको कुछ रिकैप दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है पहला, जिसमें भारत से लोगों को ले जा करके ज़बरदस्ती ठूसा गया, भरा गया, लड़ाई करवाया गया ज़बरदस्ती, ठीक है। 1915 में गांधी जी भारत आ गए। कहाँ गए? भारत आ गए। तो इससे पहले कहाँ थे गांधी जी? 1915 से पहले कौन से देश में थे? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि बताइएगा कि कहाँ है, क्योंकि ये पढ़ा चुका मैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है। 1916 में गांधी जी चले जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिसिपेट लेते हैं। यहाँ पे एक और शख्स पार्टिसिपेट करता है, नाम जिसका है राजकुमार शुक्ल। नाम क्या है उसका? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्हीं के कारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। यानी कि गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार के चंपारण में जा के गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था, क्यों किया गया था? तो 3 कठिया पत्ती, इस पद्धति को बोलते हैं 3 कठिया पत्ती, 3/20 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 कठिया पत्ती के कारण। अब 3 कठिया पद्धति क्या है, इसको डिटेल में बताते हैं थोड़ा सा, मतलब डिटेल क्या है थोड़ा सा बताते हैं कि 3 कठिया पत्ती मतलब 20 भाग में से अपने ज़मीन का 3 भाग पे क्या करना होगा? आपको नील का खेती करना होगा। किसका खेती करना होगा? नील का। और नील क्या है? नील ऐसा फसल है जो कंटिन्यू अगर उगाया जाए तो उस ज़मीन को पूरी तरह से क्या कर देता है? बंजर बना देता है, ठीक है। तो इसका विरोध कर रहे थे किसान, लेकिन किसानों का कोई सुन नहीं रहा था, अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। इसलिए गांधी जी को बुलाया गया था ताकि वो किसानों का समर्थन करें और कुछ सोल्यूशन निकाले। और गांधी जी ने सही में सोल्यूशन निकाला 1917 में। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि 1918 में खेड़ा आंदोलन होगा, ठीक है। बुक में गलत लिखा हुआ था, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। 1918 में ही अहमदाबाद में भी मिल मजदूर का केस होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर का भी केस होगा। ये दोनों भी सत्याग्रह है गांधी जी के। प्रथम 3 सत्याग्रह पूछे तो 1917, 1918 में खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। ये 3 आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि क्या होता है, 1919 आ जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है। फिर 1919 में ही क्या होता है? खिलाफत भी हो जाता है। और 1920 में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं असहयोग, ठीक है। अब असहयोग के लिए सहमति मिल चुकी थी। अब उसके आगे का कहानी है यहाँ पे कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। यहाँ पे देखिए, ये असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इसका परमिशन कब मिला था? मतलब कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव पारित कब किया था? तो 31 दिसंबर 1920 को, ठीक है। इसका जो अध्यक्षता कर रहा था ये कांग्रेस का, 1920 में जो अध्यक्षता करे थे उसका नाम बताया था मैंने। अगर आपको याद है तो उसको भी आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। अगर नहीं याद है तो वीडियो जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। अब कैसे उन्होंने भाग लिया है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग करके दिया हुआ पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ है शहरों में आंदोलन, ठीक है। शहरों में किस तरह का चल रहा था ये बता रहा। तो शहरों में आंदोलन की शुरुआत मध्य वर्ग ने की, ठीक है। मध्य वर्ग आपको पता होगा कि ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे थोड़े, ठीक है।
इसमें होता ये है कि हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए और वकील जो थे वो मुकदमा लड़ना बंद कर दिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मद्रास के अलावा, मद्रास को छोड़ करके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा, हेडिंग यही रहेगा। ठीक है, मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। पहला पॉइंट में ये लिखिएगा। दूसरे पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इसको लिखिएगा कि मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश करके, परिषद में, काउंसिल मतलब यहाँ पे क्या है, परिषद में, परिषद मतलब कि जैसे कि चुनाव होता है ना, तो चुनाव होकर के चुन करके जो लोग जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं, मतलब उस जगह को बोलते हैं परिषद। तो काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब इन्होंने, इनका मानना था कि इस पार्टी को चुनाव में बहिष्कार नहीं करना चाहिए ताकि उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल पाए। तो आपको ये 2 लाइन लिखना है। पहला लाइन ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन ये वाला लाइन है। अब आगे देखते हैं, लिख लीजिएगा दोनों लाइन। ठीक है, दोनों पॉइंट। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा था, तेज था। ठीक है, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। तो ये सब हो रहा था असहयोग के। असहयोग का मतलब यही था कि सहयोग नहीं देना। किसको सहयोग नहीं देना? तो अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना। क्योंकि गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि अगर हम अंग्रेजों को कुछ सालों तक, ठीक है, कुछ समय तक हम सहयोग नहीं देते हैं तो अंग्रेज को खुद ही छोड़ करके जाना पड़ेगा भारत। ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया असहयोग आंदोलन। और उसी में क्या किया गया? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई, क्योंकि ज़्यादातर जो शराब दुकानें थी वो अंग्रेजों की थी। ठीक है, पिकेटिंग का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि प्रदर्शन और विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, यानी कि रास्ता रोकना को ही यहाँ पे क्या बोल रहा है? पिकेटिंग बोल रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ से कहाँ तक है ये वाला तो लिख लिए होंगे इससे पहले ऊपर। अब ये वाला लाइन लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट में हो क्या रहा था। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे देखिए कि 1921 से लेकर 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ हो गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, फिर आगे देखिए, जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हस्तकरघों का भी उत्पादन बढ़ने लगा। तो एक अच्छा चीज़ यही हुआ कि भारतीय कपड़ों को क्या होने लगा? उत्पादन बढ़ने लगा, जिसके कारण भारतीयों को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अब इस तरह से हर कोई तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना, कि सब चीज़ छोड़ छाड़ करके वो सीधा क्या करें, आंदोलन करें। सबके परिवार होते हैं, सबके परिवार है तो खाना पीना खिलाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी तो ये लोग छोड़ दिया है, फिर कैसे होगा? बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते थे वो स्कूल कॉलेज छोड़ दिए हैं, तो उनकी शिक्षा कैसे पूरी होगी? तो इस सब के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, जब विकल्प नहीं है तो हमको वापस से क्या करना होगा? अंग्रेजों का सहायता लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कारण क्या था? कारण था कि जैसे कि खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः क्या होता था? महंगा होता था। जो खादी कपड़ा हम पहनते थे, मतलब जो पहना जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था, वो क्या होता था? महंगा होता था, और गरीब उसे हर बार खरीद नहीं सकते थे। एक बार दो बार खरीद लिए, जैसे तैसे करके खरीद लिए। अब दोबारा से खरीदने बोलेंगे तो वैसा मुमकिन नहीं होता था। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। जैसे कि आंदोलन की कामयाबी के लिए जरूरी था कि वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना हो, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीरे थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक और सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। जैसा कि बोला, विकल्प नहीं था हमारे पास, हमने विकल्प तैयार ही नहीं किया था, सीधा असहयोग कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पे वापस लोग असहयोग छोड़ करके अपने अपने कामों में जुट गए। तो ये एक नुकसान था। ठीक है, ये तो शहरों की बात हो गई। अब देखते ग्रामीण इलाकों में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट यही ऐड करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप समझे थे, इसमें क्या समझे थे? इसमें आपको ऐड करना है इसमें कि यहाँ पे देखिएगा, वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की क्या? वैकल्पिक
भारतीय संस्थानों की कमी के कारण, ठीक है, कमी के कारण, ये वाला लाइन ऐड कर दीजिएगा कि कमी के कारण विद्यार्थी शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ठीक है, कारण के बाद से आपको ये वाला पॉइंट ऐड करना है और इसका नोट बन जाएगा। अब देखिए ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हो रहा था, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अवध में देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, करेक्टर है यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे अवध में सन्यासी बाबा, नाम क्या है उनका, रामचंद्र, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। किसका नेतृत्व करते थे, किसान समूह का। बाबा रामचंद्र इससे पहले कहाँ रह चुके थे, फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया कैरेक्टर। रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जो सन्यासी है, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुका है। अब गिरमिटिया मजदूर का मतलब ये होता है कि जो एग्रीमेंट करके क्या कर रहा है, कहीं दूसरी जगह पर ले जा करके उनसे खेती करवाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था, इनका जो आंदोलन था, किसके खिलाफ था, तो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। क्यों था, क्योंकि ये तरह तरह के कर वसूल रहे थे, ठीक है, टैक्स ले रहे थे। साथ ही साथ किसानों को, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा, किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। ठीक है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। तो किसानों को यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है, बेगार करवाया जा रहा है। बेगार का मतलब क्या होता है, बिना किसी पारिश्रमिक के, मेहनताना के, मतलब बिना पैसा दिए काम करवा, उसी को क्या बोलते हैं, बेगार बोलते हैं। अब आगे देखिए, पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी, अब देखिए किसानों की क्या मांग थी, किसानों की मांग थी कि मतलब किस लिए आंदोलन चल रहा था, स्टार्ट क्यों किया था, तो किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार को ख़त्म किया जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ये था उनका मांग। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। इसी के चक्कर में क्या होता है कि कई स्थानों पर नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया जाता है। नाई धोबी बंद करना मतलब है, नाई यानी कि जो बाल दाढ़ी बनाता है, और धोबी जो कपड़ा धोता है, ये दोनों से ज़मींदारों को हटा दिया जाए, मतलब ये सुविधाएं ज़मींदारों को दी ही ना जाए। ठीक है, मतलब ना तो कोई नाई जाकर के उनका बाल बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा, ना ही कोई धोबी जाकर के उनके कपड़े धोएगा। तो ये था नाई धोबी बंद का मतलब। जून 1920 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एक और, कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध में पहुंचते हैं और उसी गांव का दौरा करते हैं जहां पर वो सब काम चल रहा था। ठीक है, जहां पर ये रामचंद्र बाबा थे वहीं पर। ठीक है, तो अक्टूबर में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग मिलकर के एक सभा का गठन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नाम है अवध किसान सभा। तो यानी कि आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेकर के गठन कर लिया गया। तो ये अक्टूबर का कौन सा साल है, अक्टूबर 1920 है। डेट के साथ देखिएगा पूरा, अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया कि इसका फैलाव हो गया, फैलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक तो बाबा रामचंद्र जी पहले से वहाँ फेमस थे और जवाहरलाल नेहरू आकर के और फेमस कर दिए इसको, जिसके कारण इसका जो गतिविधि है वो बढ़ गया और 300 से ज़्यादा शाखाएँ बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अगले साल मतलब कि 1921 की बात हो रहा, ये सब कब हो रहा, 1920 में ही हो रहा ना। तो ये 1921 में जब अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था। मतलब चाहा था कि ये जो आंदोलन है उसको शामिल कर लिया जाए, किसमें, 1921 के असहयोग आंदोलन में। लेकिन ऐसा करना मुश्किल था। ठीक है, क्यों, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व करने से खुश नहीं थे। ठीक है, किसान नहीं चाहते थे कि कांग्रेस हमारा नेतृत्व करे। सिंपल सा ऐसा समझिए कि जो जमींदार है वो पहले से किसका सपोर्ट करे, कांग्रेस का सपोर्ट करे, ताकि उनका जो मेहनताना जो ज़मीन है उनसे जो छीनी जा रही है वो सब ना छीनी जाए। और ऊपर से फिर अब किसान भी आ रहे हैं, तो किसान क्या चाहते हैं कि ज़मींदारों को ज़मीन ना दिया जाए। ठीक है, लगान कम कर दे, तो ज़मींदार इससे क्या होंगे, खुश तो नहीं होंगे। जबकि ज़मींदार क्या करे, कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किस रूप में, तो पैसे से। ठीक है, कोई भी सम्मेलन होता, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी
सबक किया जाता है, तो वो सब में ज़मींदार आते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया कि किसान और ज़मींदार आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस को मतलब है फिलहाल अभी ज़मींदार से, वो नहीं चाहते थे किसान इसमें जुटे, इसके कारण कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों व्यापारियों के मकानों पर हमला होने लगा, बाजारों में लूटपाट होने लगा, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता को समझा रहे थे, मतलब स्थानीय नेता, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। अब देख रहे, समझ रहे इसको, यहाँ पे बोल रहा है कोई लगान नहीं देगा, ठीक है। ये बोल कौन रहा है? स्थानीय नेता, जिसका कोई गांधी जी से लेना देना भी नहीं है, ठीक है। और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। अब समझिए कि अगर कांग्रेस अगर जमींदारों का समर्थन कर रही है तो ये सच चाहेगी कि लगान एकदम ही ना देना पड़े, या जमीन है वो गरीबों में बांट दे। इससे जमींदार खुश होंगे कि ना खुश होंगे? ना खुश होंगे ना। इसलिए कांग्रेस कभी भी नहीं चाहते थे कि किसान अभी फिलहाल तो नहीं है, मतलब 1920-21 के दौर में कांग्रेस नहीं चाहते थे कि किसान को शामिल किया जाए, किसानों के मुद्दे को शामिल किया जाए, ठीक है। गांधी जी बाद में जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तब चाहेंगे कि किसानों को शामिल करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, किसानों को, मजदूरों को शामिल करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि एक स्थानीय नेता है जो किसानों को समझा रहा है कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि उन्हें अब कोई लगान नहीं देना पड़ेगा, और जो भी ज़मीनें हैं वो सब गरीबों को बांट दी जाएगी। और ये सब महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के कर रहे थे और अपने आप को सही ठहरा रहे थे, जो कि बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। यहाँ समझते हैं ना क्या हो रहा है, असहयोग के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। तो ये चल रहा था गाँव में। अब हम लोग देखते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। अब आदिवासी क्षेत्रों में जब आ गए हैं तो इसको समझते हैं। एक यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, उसको ध्यान में रख के समझते हैं कि हो क्या रहा था। आंध्र प्रदेश के गुड़म पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरीला आंदोलन फैल गया, ठीक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब ये जो उग्र गुरीला आंदोलन है, इसका मतलब क्या है? उग्र गुरीला आंदोलन का मतलब ये है कि उग्र का मतलब तो हो गया कि बहुत तीखा, ठीक है। तीखा मतलब कि इन द सेंस कि बहुत तेज आ रहा है या फिर कुछ अजीब सा, ठीक है। तो उग्र गुरीला का मतलब यहाँ पे है कि मार करके छुप जाना है, ठीक है। मारो छुपो, उसी को बोलते हैं गुरीला आंदोलन। तो उग्र गुरीला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। सीधा सा मतलब ये है कि कांग्रेस को हिंसा पसंद नहीं था, हिंसा करना नहीं चाहती थी, ठीक है, क्योंकि गांधी जी भी उसी मार्ग पे थे कि हिंसा ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो उग्र गुरीला आंदोलन है, इसमें हमेशा हथियार का प्रयोग किया जाएगा। आप समझिए आगे इसमें क्या लिखा है कि अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने में पाबंदी लगाई। यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो अंग्रेज है उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी ये जो जंगल है इसमें कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, ना ही इस जगह पर कोई मवेशी चराएगा, ना ही जलावन के लिए कोई लकड़ी ले जाएगा, ना ही कोई फल बिनेगा। अब जो आदिवासी है वो तो उन्हीं का जगह है ना, वो कई सालों से, कई सदियों से रह रहे हैं, और कोई एक व्यक्ति बाहर से आता है, बोलता है कि आपको वन में प्रवेश नहीं करना है, तो इस पर क्या होगा? आदिवासी को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो फिर वो कुछ करेंगे ना, है ना। तो इसी के बारे में एक पूरा स्टोरी है, यहाँ पे मना कर दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ और किया गया, क्या? एक चीज़ ये किया गया कि जब सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर, यानी कि बेगार किया जा रहा है, बेगार करवाया जा रहा है, ठीक है। अब जब बेगार करवाया जा रहा है तो लोग अब सहेंगे नहीं, ठीक है। एक तो हमसे मेरा ज़मीन छीन लिया, आदिवासियों का ये मानना था, ऊपर से हमसे क्या करा, ज़बरदस्ती बेगार भी करवा रहा। तो उनका नेतृत्व, ठीक है, उनका नेतृत्व कौन किया? अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक। ये हटा देना, एक दिलचस्प व्यक्ति हटा देना है, ठीक है। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू थे यहाँ तक, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है? कारण यही है कि जंगलों में दाखिल करने पे मना कर दिया, मवेशी को चराने से मना कर दिया, जलावन के लिए लकड़ी ले जाने से मना कर दिया, फल बिनने से मना कर दिया, ऊपर से बेगार भी करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उनका नेतृत्व करने के लिए कौन आए? अल्लूरी सीताराम राजू। इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आएगा। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों का स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती, ऐसा उनका दावा था,
कहना था। ठीक है, यानी कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वहाँ पे आसपास में रहने वाले लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं। ठीक है, तो उनको लगता था ये क्या है, ये है ईश्वर का अवतार। तो राजू महात्मा गांधी के गुण भी गाता था। ठीक है, वो कहता था कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, उन्होंने लोगों को खादी पहनने शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो अल्लूरी सीताराम राजू यहाँ पे असहयोग से भी प्रभावित था। ठीक है, ये भी पॉइंट लिखिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा कि अल्लूरी सीताराम राजू असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने शराब छोड़ने के लिए मना किया। ठीक है, यहाँ तक यही लिखिएगा, क्या कि उसके बाद जो बोला है उन्होंने वो लिखने लायक नहीं है। क्या बोला उन्होंने कि साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग पर ही आज़ाद हो सकता है। बल प्रयोग मतलब हिंसा, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है, ये किसका कहना था, अल्लूरी सीताराम राजू का। तो अब क्या होता है, ये तो हो गया ख़त्म। ठीक है, अब एक ये होता है कि गुणम विद्रोहियों ने पूरे स्थानों पर हमला किया, जिसका अब देखिए, अब कभी भी आप किसी पे हमला करोगे तो बाद में तो वो हमला कभी ना कभी तो करेगा ना। तो जब हमला किया पुलिस थानों पर तो ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई और स्वराज की प्राप्ति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। लेकिन अंततः 1924 में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिख लीजिएगा कि 1924 में राजू को फांसी दे दी गई, यानी कि उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दिया गया। और फाइनली यहाँ पे राजू जी लोकनायक यानी कि हीरो बन चुके थे। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कहाँ, अभी हमने देखा शहरों में, फिर इसके बाद हमने देखा गाँव में, और फिर इसके बाद हमने देखा आदिवासी क्षेत्रों में। तो 3 जगह हमने देख चुका है। ये हमारा चौथा होगा और शायद से ये आखिरी भी होगा। हाँ, आखिरी ही है। ठीक है, चौथा क्या है, बागानों में स्वराज। बागान वाले क्या समझ रहे थे, क्या सोच रहे थे? तो बागान वाले का मतलब ये है कि असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन 4 दीवारों में से जब चाहे आ जा सके जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। अब ये कौन थे समझते हैं? वे अपने गांव में, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए कि 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिखिएगा कि 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें कभी कभी ही मिलती थी। बेले का मतलब कभी ही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक लिखिएगा। आप समझिए कि आप कहीं पे काम कर रहे थे पहले। ठीक है, आपको लालच दे करके, बाला फुसला करके आपको किसी दूसरी जगह पे ले जाएंगे और वहाँ पे आपको बंद करके रख दिया गया। बंद करके रख दिया मतलब बड़े बड़े दीवारों में बंद कर दिया गया है और वहाँ पे आपसे खेती करवाया जा रहा है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि घर जाके कभी देख लें अपने परिवार को, तो आपको देखने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, उस मजदूर की स्थिति यह रहेगी कि हमको कहीं से भी कुछ भी मौका मिले हम छोड़ छाड़ के तुरंत ही क्या करेंगे, भाग जाएंगे। यही मौके की तलाश में रहेगा ना हमेशा। ये मौका मिला, ठीक है, मिला कब, असहयोग आंदोलन में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना, नज़रअंदाज करने लगे। जो भी बोले थे सुन नहीं रहे थे और उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने अपने घर को चल दिया। एक ही मौका मिला फिर बहुत सालों बाद। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहा। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है तो इसलिए सबको अब क्या मिलेगा, गांव में ज़मीन मिल जाएगा। अब अब जब निकल रहे हैं, निकलते निकलते कुछ सोच रहे मन में ये सोचे कि गांव में अब क्या मिलेगी, उनको ज़मीनें मिल जाएगी। लेकिन वे मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? तो सिंपल सा मतलब ये है कि जिस तरह से ये लोग भाग रहे थे उसी तरह से बहुत सारे लोग भागेंगे, जिसके कारण क्या होगा, रेलवे और स्टीमर की हड़ताल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है यही कि असहयोग आंदोलन है ना, सहयोग नहीं देना है। जो स्टीमर और रेलवे जो चला रहे थे वो भी तो भारतीय थे और ये जो स्टीमर और रेलवे है ये विदेशी कंपनियों की थी। तो ये क्या किए, जितने भी भारतीय थे वो छोड़ के चले गए, जिसके कारण क्या हो गया, ये दोनों सुविधा नहीं मिला, जिसके कारण वे रास्ते में फंस गए और उन्हें फिर से पुलिसों ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। यानी कि बागानों वालों की किस्मत ही पूरी तरह से ख़राब थी। ठीक है, तो इतने सारे जगह पे अलग अलग तरह का चीज़ देख लिए। यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं बागान। ठीक है, तो 4 जगह का हमने देखा कि किस तरह का मतलब निकाला था उन्होंने। इसका कारण ये था कि गांधी जी ने क्लियर नहीं बताया
कि जो वो स्वराज बोल रहे हैं तो स्वराज का मतलब क्या है। अगर उन्होंने पहले बता दिया होता कि स्वराज का मतलब ये है, तो जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो अपने अपने तरफ से कोई मतलब नहीं निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो किसान थे उनको लगा कि वहाँ पे टैक्स नहीं देना होगा, आदिवासी हैं उनको लगा कि अब वो जो जंगल है वो उन्हीं का हो जाएगा, बागान वाले सोच रहे थे कि गांव में उनको ज़मीन मिल जाएगी। ये सब सोचना नहीं पड़ता। अगर स्वराज का मतलब गांधी जी ने पहले से डिफाइन कर दिया होता, बता दिया होता, तो ये एक चूक हो गई गांधी जी से, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को भुगतना पड़ा। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि ये इन सब के बीच में एक चीज़ अच्छा ये हुआ कि आदिवासियों ने जब भी गांधी जी का नाम लेकर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वो क्या दिखे, एक भारतीय आंदोलन के जैसा दिखे, एक पूरे लेवल पे पूरे भारत में होने वाले आंदोलन के जैसा दिखे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाता जो केवल उनके इलाके तक सीमित नहीं होता था, यानी पूरे भारत में फैला हुआ ऐसा आंदोलन महसूस होता था। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रहा है कि गांधी जी अब क्या बन चुके हैं, अब एक पहचान बन चुके हैं देश के लिए कि अगर कोई आंदोलन होगा, अगर गांधी जी के नाम पर लिया जाएगा तो उसको मान लिया जाएगा कि वो क्या है, वो पूरे भारत में है। ठीक है, तो ये उनका पहचान बन चुका था। गांधी जी यानी कि भारत में पूरी तरह से एक पहचान लेकर आए थे। अब यहाँ पे हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन खत्म कैसे हुआ, तो ये कांड याद रखिएगा, नाम है इसका चौरी चौरा कांड। ठीक है, कब हुआ था, यहाँ पे केवल ईयर दिया हुआ 1922, लेकिन हम आपको डेट बता देते 5 फरवरी को। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए बता दे रहे कि अगर आपको लिखना होगा डिटेल में तो 5 फरवरी 1922 करके लिखिएगा। इस समय क्या होता है, इस समय गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस के साथ क्या होता है, हिंसक टकराव होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पुलिस थाने को जला दिया जाता है, पुलिस के भी लोग मारे जाते हैं। तो बदले में उन्होंने फिर गोली चलाई, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब देखते हुए गांधी जी को बहुत ज़्यादा झटका लगा और 12 फरवरी 1922 इस दिन क्या कहते हैं, ये घोषणा करते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जा रहा है, असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से असहयोग आंदोलन खत्म होता है। 5 फरवरी को कांड हुआ, 12 फरवरी को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस तरह से असहयोग आंदोलन का समाप्ति होता है। और इस जो पार्ट था, जो हमारा सब चैप्टर 2 था, वो भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग हैं असविनय अवज्ञा की ओर जाएंगे चैप्टर 3 में। उससे पहले जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये है हिस्ट्री, तो इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट में जा करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक, और ये सब करने के बाद अगर टाइम मिले तो अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।